हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर प्रैक्टिकल सेशन ऑफ जीएसटी। आज का जो सेशन है वो है हमारा जीएसटीआर 9 पे। एनुअल रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं वो चीज आज हम देखेंगे। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न कौन कौन से लोगों को फाइल करना होता है, कौन कौन से टेबल्स होते हैं उसमें जो मैंडेटरी होता है फिल करना, कौन से टेबल्स हमारे ऑप्शनल होते हैं, अगर हम फाइलिंग टाइम पे नहीं करें तो उसके लिए हमारा पेनल्टी चार्जेस क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट, हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अबाउट जीएसटीआर 9। ठीक है, जीएसटीआर 9 में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन लोगों को फाइल करना होता है, ये सब अभी हम देखेंगे। उसका टर्नओवर लिमिट क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे। और हमारा रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी आया है सीबीआईसी का, वो नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे। कुछ एक दो मेजर चेंजेस आए हैं जीएसटीआर 9 में, वो भी हम समझेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और इफ इट इज अ पॉजिटिव चेंज या फिर इफ इट इज अ नेगेटिव चेंज जिससे हमारे काम बढ़ जाएंगे। तो लेट मी टेल यू कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, उससे काफी वर्क बर्डन हमारा कम हो जाएगा। पहले जीएसटीआर 2A से रिकंसिलिएशन करना होता था, मतलब जीएसटीआर 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आता था आईटीसी का इन जीएसटीआर 9 इन आवर एनुअल रिटर्न। अब डायरेक्ट हमारी 2B से आता है, तो ज्यादा काम नहीं रह जाता है, क्योंकि हमने 3B में, जैसे आपने देखा था कि 3B में भी हम 2B से ही डेटा लेते हैं, मतलब 2B से ही हम आईटीसी उठाते हैं, 2A से नहीं उठाते। 2A रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है, लेकिन 2B स्टैटिक रिटर्न, स्टैटिक स्टेटमेंट होता है, जो कि एक पीरियड, एक स्पेसिफिक डेट पे, एक मंथ एंड के बाद एक स्पेसिफिक डेट पे वो जनरेट होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी नाउ टू फाइल जीएसटीआर 9, क्योंकि अब क्या हो गया है कि हमें 2A से रिकंसाइल नहीं करना है, 2B से ही करना, और 2B से तो हम 3B में ऑलरेडी मंथ बाई मंथ डेटा उठाते हैं, तो ज्यादा का मिसमैच वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज हम आगे समझेंगे कि कैसे क्या है, अभी आपको ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं जीएसटीआर 9 को लेके। ठीक है, जो सेक्शंस में लिखे हुए हैं लॉ के अंदर। तो हमारा सबसे पहला है, इफ यू सी ओवर हियर, सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रेड विथ रूल 80 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अब सेक्शन 44 में लिखा हुआ है कि किन किन लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत है। ठीक है, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द फॉलोइंग: एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसको हम सीटीपी भी बोलते हैं, अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन विच इज एनआरटीपी, and or any department of central government or state government or local authority whose books of accounts are subject to audit by CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force. ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सारे रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जो भी जीएसटी के अंदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जो जीएसटीआर 1 3B सब कुछ मंथली फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, उन सभी पर्सन को, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उन सभी पर्सन को मैंडेटरीली जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न अपना फाइल करना होता है। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में कौन कौन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड 52। 51 और 52 मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो बस टीडीएस काटने के लिए जिन लोकल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट एंटिटीज ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, जीएसटी टीडीएस होता है, वो डिडक्शन करने के लिए जिन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है जीएसटी में, वो लोगों को फाइल करने की जरूरत नहीं है जीएसटीआर 9। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को फाइल करने की जरूरत नहीं है, एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी का जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किया जा रहा है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कोई दूसरा ऑडिटर जो कि अपॉइंट किया गया है बाय लोकल अथॉरिटीज, तो वैसे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना जीएसटीआर 9 दैट इज एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे लोग फाइल करेंगे, यहां से इतनी ही बात समझ में आती है। बट इफ यू विल सी हियर, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही सारे लोगों को, मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग दीज पर्सन जो हमने यहाँ पे देखा, शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9/9A। अब 9A क्या होता है? पहले कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स है ना, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, उनको पहले 9A फाइल करना होता था एज एनुअल रिटर्न। अब वो जीएसटीआर 4 हो चुका है। ठीक है, अब वो जीएसटीआर 4 हो चुका है, अब जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है। ठीक है, तो जीएसटीआर 9 फॉर द रेगुलर टैक्स पेयर्स एंड जीएसटीआर 4 is annual return for the composition taxpayers. ठीक है, फॉर्म जीएसटीआर 9B फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु इज कलेक्टिंग टीसीएस। ठीक है, ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर थ्रू द कॉमन पोर्टल। तो कब तक फाइलिंग करनी होती है जीएसटीआर 9 की, दैट्स एनुअल रिटर्न की? 31st ऑफ दिसंबर
31 दिसंबर तक ड्यू डेट मेरा होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर मेरा 23-24 है, ठीक है, 23-24 मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 कब खत्म हो रहा है? 31/3/2024 को। इसका मेरा एनुअल रिटर्न कब तक जाएगा? 31/12/2024, ठीक है। यहाँ तक मेरा इसका एनुअल रिटर्न जाएगा। सिमिलरली फॉर अदर ईयर्स, जब भी मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उस ईयर एंड से दिसंबर तक मेरे को जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ता है। अब मतलब आता तो ये ऑब्वियसली जीएसटीआर 9 फॉर्म है, जीएसटी रिटर्न है, तो ये ओपन होता है पोर्टल में कुछ टाइम के बाद ही, मतलब अगस्त सितंबर के टाइम पे ये पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। तो उस टाइम से फाइलिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब जनरली अक्टूबर नवंबर से लोग स्टार्ट करते हैं फाइलिंग करना, ठीक है। तो ये उस टाइम पे पोर्टल पे ये रिटर्न आ जाता है, एंड देन यू कैन फाइल योर रिटर्न बिफोर 31 दिसंबर 2024, मतलब 23-24 के लिए 31/12/2024 है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मॉडिफाइड बाय अ नोटिफिकेशन। तो अभी ड्यू डेट 31 दिसंबर ही रहता है, ठीक है, ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है कि कौन कौन से लोगों को, सारे रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना होता है जीएसटीआर 9, एक्सेप्ट आपका आईएसडी, जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बस इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रजिस्टर्ड है, उनको नहीं फाइल करना होता है। जो कि पे कर रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, बस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51 और 52, उनको नहीं फाइल करना होता है। सीटीपी को नहीं फाइल करना होता है, एनआरटीपी को फाइल नहीं करना होता है, एंड एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिनका ऑडिट कौन कर रही है? कैग कर रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कोई ऐसा ऑडिटर कर रहा है जो कि अपॉइंटेड है बाय लोकल अथॉरिटी, तो उनको भी फाइल करने की उन डिपार्टमेंट्स को भी, उन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे रजिस्टर्ड पर्संस को फाइल करना होता है जीएसटीआर 9, ओके। एंड इन केस ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर्स इट्स जीएसटीआर 4, ठीक है। और कब तक फाइल करना होता है? मेरा 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, तब तक मेरे को अपना जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है, ओके। अब आगे देखते हैं। फर्दर द सेक्शन आल्सो empowered the commissioner on the recommendation of council by notification to exempt any class of registered person from filing of annual return under this section, ठीक है। तो और मतलब ये लिखा हुआ है कि कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अकॉर्डिंगली कमिश्नर बाय वेरियस नोटिफिकेशन हैड exempted registered person whose aggregate turnover in the financial year is up to 2 crores from filing the requirement of annual return for financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24 में भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, दैट आई विल शो यू इन अ व्हाइल, ठीक है। तो कमिश्नर, ये प्रोविजन डाल दिया गया लॉ में कि कमिश्नर चाहे तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, मतलब जो जीएसटी कमिश्नर होते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ भी स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। जीएसटीआर 9 फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और कमिश्नर्स ने थ्रू वेरियस नोटिफिकेशंस रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट भी किया है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? अप टू 2 करोड़ है। तो जीएसटीआर 9 हम देखें तो कौन लोगों को फाइल करना होता है? सारे रजिस्टर्ड पर्संस को फाइल करना होता है, एक्सेप्ट द वंस वी रेड अबव, मतलब 5-6 लोग जो एग्जेम्प्ट है, उनके अलावा सारे रजिस्टर्ड पर्संस फाइल करेंगे। और वो भी कौन से रजिस्टर्ड पर्सन? जिनका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है, क्योंकि अप टू 2 करोड़ वाले तक को तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। अप टू 2 करोड़ वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो जो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, जिनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अबव 2 करोड़, तो वो लोग, वैसे रजिस्टर्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9 व्हिच इज आवर एनुअल रिटर्न, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। द सेम प्रोविजन इज एग्जिस्टिंग फॉर 2023 एंड 24 आल्सो, मतलब इस बार भी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग भी मतलब इन 2 करोड़ तक वाले लोगों को, जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। दे आर नॉट सपोज टू फाइल एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो दे हैव गॉट एग्जेम्पशन। अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर एक्सीड करता है तो एनुअल रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, अदरवाइज up to 2 crore है turnover, तो those people, those registered persons are exempted from filing annual return, okay. Now the important points which is to be noted, first is nil annual return must be filed by a person having multiple GSTIN and aggregate turnover more than 2 crore. A person having multiple registrations under GST and whose aggregate turnover in financial year is more than 2 crore rupees should also file a nil annual return for those GSTIN which do not have any transactions during the year. अब इसका क्या मतलब होता है?
मान लो आई हैव मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। मेरा मान लो पंजाब में रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, और मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, मेरा महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब मान लो महाराष्ट्र का जो मेरा जीएसटी नंबर है, महाराष्ट्र से जो भी मैंने सेल्स किया, ठीक है, जो भी मेरा टर्नओवर बना वहां से, वो मेरा हो गया 15 करोड़ का, ठीक है। मेरा कितना का टर्नओवर बना पूरे साल का? 15 करोड़ का टर्नओवर बना फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। अब मेरा पंजाब में जो रजिस्ट्रेशन है, पंजाब में मेरा बस 1 करोड़ का टर्नओवर बना, मेरा कितना बना? बस 1 करोड़ का टर्नओवर बना। और मेरा दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन है, वहां से मेरा बस 50 लाख का टर्नओवर बना, बस 50 लाख की मैंने सेल्स की। तो ये मेरा क्या हो गया? 15 करोड़। मैंने बताया आपको कि 15 करोड़ मेरा, मान लो ये पंजाब से है, ठीक है, 15 करोड़ पंजाब से है, ये मेरा महाराष्ट्र से है 1 करोड़, और मेरा दिल्ली से 50 लाख का है, और मेरा दिल्ली से 50 लाख का टर्नओवर है, ठीक है। तो अब एक बात समझो कि एनुअल रिटर्न हमने पढ़ा कि 2 करोड़ वाले तक लोगों के लिए, 2 करोड़ वाले तक लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है एनुअल रिटर्न, ठीक है। 2 करोड़ वालों तक के लिए एग्जेम्प्ट है एनुअल रिटर्न। बट यहाँ पे एक चीज समझो, पंजाब में मेरा 15 करोड़ एक्सीड हो, मतलब 2 करोड़ एक्सीड हो गया, 15 करोड़ का मेरा सेल्स है, 15 करोड़ का मेरा पूरे साल का टर्नओवर है। तो इतना तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि पंजाब के लिए मैंडेटरीली मेरे को तो फाइल करना ही करना है, ठीक है। मेरे को तो पंजाब के लिए मैंडेटरीली एनुअल रिटर्न अपना फाइल करना ही करना है। अब बात उठ के आती है मेरा महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए। मेरा बात कहाँ पे आके रुकता है? मेरा महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरा टर्नओवर कितना है? बस 1 करोड़ का है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, और मेरा दिल्ली में कितना टर्नओवर है? ओनली 50 लाख का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मेरे को एनुअल रिटर्न फाइल करना है फॉर द जीएसटी नंबर जो मेरे पास है महाराष्ट्र का, और जो मेरा जीएसटी नंबर है दिल्ली का? तो क्या मेरे को दिल्ली और महाराष्ट्र ये दोनों स्टेट्स का जीएसटी फाइलिंग करना होगा, मतलब एनुअल रिटर्न का फाइलिंग करना होगा? तो द आंसर इज यस, आपको करना होगा। अगर यहाँ पे कोई नील टर्नओवर भी होता ना महाराष्ट्र और दिल्ली का, तो भी आपको करना पड़ता, क्योंकि अगर आपको याद होगी एक बात कि जीएसटी इज पैन बेस्ड, मतलब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी नंबर जो हमारे आते हैं वो पैन बेस्ड होता है। तो हम पैन के अकॉर्डिंग टर्नओवर देखते हैं, तो हम पूरा टर्नओवर, मेरा टोटल टर्नओवर मिला के 2 करोड़ एक्सीड अगर कर रहा है, ठीक है। मान लो अगर इसका मेरा ये होता, मतलब 1 करोड़ होता, ठीक है, इसका 50 लाख होता और इसका 50 लाख होता है, ठीक है, मान लो ये होता, तो क्या मेरे को करना पड़ता? रिटर्न फाइलिंग तीनों का मेरे को करना पड़ता, क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है तीनों का मिला के दैट इज, यहाँ तो सॉरी 60 लाख, क्योंकि ये 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा 60 लाख होता, ठीक है। मान लो कि दिल्ली का मेरा 60 लाख का टर्नओवर होता, ठीक है, मेरा दिल्ली का कितना होता? 60 लाख का टर्नओवर होता, और मेरा महाराष्ट्र का 50 लाख का टर्नओवर होता, और मेरा पंजाब का 1 करोड़ का टर्नओवर होता। तो इंडिविजुअली तो यहाँ पे किसी का भी टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है 2 करोड़, बट तीनों का मिला के, मेरा तीनों का मिला के अगर आप देखोगे तो मेरा टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 2 करोड़, तो उस केस में भी मेरे को तीनों जीएसटीआईएन का फाइल करना पड़ता एनुअल रिटर्न, और तीनों जीएसटीआईएन में अलग अलग एनुअल रिटर्न फाइल होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो तीनों का आपके पास अलग अलग जीएसटी नंबर होगा, अलग अलग जीएसटी लॉगिन होगा, और हर एक लॉगिन में जाके आपको हर महीने का जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करना होता है। सिमिलरली एनुअल रिटर्न भी सेम चीज होता है, आपको हर एक स्टेट का एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट भी तीनों स्टेट का मिला के 2 करोड़ से ऊपर हो जा रहा है टर्नओवर, ठीक है, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे वही चीज लिखी है, नील एनुअल रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय अ पर्सन हैविंग मल्टीपल जीएसटीआईएन एंड एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़, ठीक है। तो अ पर्सन हैविंग अ पर्सन, एक सेकेंड, a person having multiple registration under GST जिसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 2 करोड़ रुपीस है, उसको एक नील एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा फॉर दो जीएसटीआईएन जिसका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया था कि 50 लाख, 60 लाख और ऐसे 1 करोड़ करके टर्नओवर है तीन अलग अलग स्टेट्स के जीएसटीआईएन में। बट मान लो कि एक स्टेट में मेरा नील है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ठीक है, नील है, कोई भी सेल्स नहीं हुआ है, 2 स्टेट से मेरा सेल हुआ, एक स्टेट से मेरा सेल नहीं हुआ, ठीक है। तो उस स्टेट का भी मेरे को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले मैं नील एनुअल रिटर्न जमा करूं, लेकिन मेरे को मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट मिला के अगर 2 स्टेट्स का, मैंने 3 स्टेट्स बोला, 3 स्टेट्स में से एक का मेरा कोई टर्नओवर नहीं है, लेकिन 2 स्टेट्स का मिला के मेरा 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जा रहा है, तो वो तीसरा स्टेट जहां पे मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी टर्नओवर नहीं है, उसका भी मेरे को नील एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और
नील एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, फिर भी आई एम मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सबमिट अ नील एनुअल रिटर्न, क्योंकि मेरा बाकी 2 स्टेट मिला के एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 2 करोड़, ठीक है। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, एक स्टेट का चाहे 2 करोड़ एक्सीड कर जाए, या मेरा मिला के तीनों स्टेट का एक्सीड कर जाए, या एक स्टेट का एक्सीड करे, 2 स्टेट में मेरा ट्रांजैक्शन निल है, देन ऑल्सो फॉर ऑल द 3 स्टेट्स आई एम सपोज टू फाइल एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, भले मैं निल रिटर्न सबमिट करूं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया बात annual return by a person whose GSTIN has been cancelled। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई, and aggregate turnover is more than 2 crore, a person whose registration has been cancelled during the year is also required to file annual return unless the final return has been filed and cancellation completed before 31st March of the relevant financial year। अब मान लो कि 23-24 23-24 चल रहा है, ठीक है, 23-24 में 31 दिसंबर 23 को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने वॉलंटरीली अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, मैंने अपना ये भी फाइल कर दिया, फाइनल रिटर्न वगैरह मैंने फाइल कर दिया, ठीक है, और मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मान लो इवन इफ माई कैंसिलेशन, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 31 दिसंबर 2023 को, बट मान लो कि मेरा 31 दिसंबर 2023 तक अप टू 31 दिसंबर 2023 अगर मेरा टर्नओवर मान लो कि मोर देन 2 करोड़ था, तो मेरे को फिर GSTR 9 स्टिल आई एम सपोज टू फाइल GSTR 9, भले मेरा GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, लेकिन मेरा अप टू 31 दिसंबर, क्योंकि मोर देन 2 करोड़ एक्सीड कर रहा था मेरा टर्नओवर, और 31 दिसंबर के बाद भले मेरा कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, फाइनल रिटर्न मेरा जा चुका है, GSTR 10 में डाल चुकी हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, स्टिल आई एम सपोज टू फाइल एनुअल रिटर्न, क्योंकि मेरा 31 दिसंबर 2023 जब तक मेरा कैंसिल नहीं हुआ था इस साल में, तब तक मेरा टर्नओवर वाज एक्सीडिंग 2 करोड़, ठीक है। तो आई एम सपोज टू फाइल एनुअल रिटर्न, ठीक है, unless the final return has been filed and cancellation completed before 31st March of the relevant financial year, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होता है, मेरे को अपना एनुअल रिटर्न फिर भी सबमिट करना होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद a registered person who has opted in or opted out of composition is required to file both GSTR 9 and GSTR 4 for the relevant period। Now the same case is in case of a composition taxpayer, ठीक है। तो मान लो कि composition taxpayer है, मैंने आपको बताया था composition taxpayer के लिए कौन सा एनुअल रिटर्न होता है, GSTR 4 होता है, ठीक है, और नॉर्मल स्कीम में जो है उनके लिए कौन सा होता है एनुअल रिटर्न, दैट इज GSTR 9। तो मान लो कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में था, मान लो कि वो 31 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 31 अगस्त 23 तक वो क्या था, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था, और 1 सितंबर 2023 से वो कहाँ चला गया, वो रेगुलर स्कीम में चला गया, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2023 तक का उसको क्या करना पड़ेगा, GSTR 4 फाइल करना पड़ेगा, और नवंबर से, मतलब सितंबर से लेके आपका वहां तक, मतलब जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि इस पे एनुअल रिटर्न लगेगा कि नहीं, तो हम पूरे साल का देखेंगे, ठीक है, पूरे साल का देखेंगे, मतलब 23-24 का हम इसके पूरे साल का देखेंगे। अगर टर्नओवर मेरा मोर देन 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है तो इस पे GSTR 9 की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। अब जब एप्लीकेबिलिटी आ गई और मान लो ये 31/8/2023 तक, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 31/8/2023 तक, ये क्या था, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में था 31/8/2023 तक, और फिर 1/9/2023 से ये रेगुलर स्कीम में चला गया। तो 31/8/2023 तक का जो डेटा है ना टर्नओवर का, वो मेरे को GSTR 4 में डालना होगा। वो क्या करना होगा, मेरे को GSTR 4 में डालना होगा, और फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर से लेके मेरा मार्च तक का जो भी टर्नओवर है, वो मेरे को कहाँ, उसके लिए मेरे को GSTR 9 फाइल करना होगा, और GSTR 9 में मेरे को वो शो करना होगा, क्योंकि 1 सितंबर 2023 से वो कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जा चुका है, ठीक है। तो इतने पीरियड का टर्नओवर मेरे को GSTR 9 में शो करना होगा, और उसके पहले जब तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था उसका टर्नओवर मेरे को कहाँ पे शो करना होगा, GSTR 4 में शो करना होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एप्लीकेबिलिटी के लिए कि उस पर GSTR 9 एप्लीकेबल है कि
नहीं, पूरे साल का हम टर्नओवर देखेंगे, बट जब हम फाइल करने जाएंगे एनुअल रिटर्न, तो जब तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था उतनी महीने का डेटा हम जीएसटीआर 4 में शो करेंगे, और जब वो रेगुलर स्कीम में चला गया तो वहां से हम डेटा टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम कहाँ पे शो करेंगे, जीएसटीआर 9 में शो करेंगे, जो कि रेगुलर स्कीम वालों के लिए एनुअल रिटर्न होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so the declaration of the information in annual returns has multiple implications. Any incorrect information can attract tax demands, interest penalties on the same, leave alone the long-term litigations that follow years later. तो अगर आप कोई भी गलत डिक्लेरेशन दे रहे हो ना एनुअल रिटर्न का, तो उसका बहुत सारा इम्प्लीकेशंस हो सकता है। कोई भी आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपका टैक्स लाइबिलिटी आ सकता है। ठीक है, जैसे आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे और आपका जो भी मिसमैच होगा ना जीएसटीआर 1 से, ठीक है, जो भी आपका मान लो टर्नओवर वगैरह का मिसमैच है, या आपका ज्यादा टर्नओवर एनुअल रिटर्न में शो कर रहा है, जीएसटीआर 1 में आपका कंपैरेटिवली लो टर्नओवर शो कर रहा है, तो आपका उसमें टैक्स डिमांड आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, पेनल्टीज आ जाता है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लॉन्ग टर्म लिटिगेशन, सोकॉस नोटिस वगैरह और डिमांड ऑर्डर वगैरह आगे चल के आ सकता है। तो हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली रिकंसाइल करके एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपके जीएसटीआर 1, 3B और आपके 2B से, मतलब पहले 2A था, अभी वो भी एक अमेंडमेंट आया है, 2B से हमारा सारा आईटीसी वगैरह मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। दिस इज जस्ट द थ्योरी पोर्शन। उसके बाद लाइबिलिटी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फाइलिंग एनुअल रिटर्न कैन बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट यूजिंग फॉर्म जीएसटी DRC 03। अब मान लो कोई इनवॉइस मैंने बाद में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर नहीं शो किया था, और बाद में मैंने उसको, मतलब मेरा दिसंबर में फाइल होता है, ठीक है, दिसंबर के पहले मैंने कोई महीने में क्या किया कि पहले का कोई महीने का मेरा छूटा हुआ था टैक्स इनवॉइस, उसको मैंने जीएसटीआर 1 में दिखाया और फिर उसके बाद मैंने उसकी फाइलिंग कर दी। ठीक है, और कोई भी मेरा पेनल्टी वगैरह आया या फिर मेरा कोई डिमांड ऑर्डर वगैरह आया हुआ है, ठीक है, तो उसमें उसका जो हम डिमांड का या फिर इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करते हैं ना, तो वाइल फाइलिंग आवर एनुअल रिटर्न उसका हम पेमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, जीएसटी डीआरसी 03। डीआरसी 03 क्या होता है, डीआरसी 03 मेरा होता है कि वॉलंटरी पेमेंट मैं टैक्स का कर सकती हूँ। अगर मैंने एस्टिमेट किया है कि मेरा कोई सेल्स रह गया, ठीक है, और मेरे को मैंने वो नहीं दिखाया, या मेरा कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी आ रहा था, लेट फीस था जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया था ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं जीएसटी डीआरसी 03 के थ्रू उसका पेमेंट कर सकती हूँ। जीएसटी डीआरसी 03 इज जनरली वॉलंटरी पेमेंट। मैं खुद से एस्टिमेट करके मेरा कुछ रह गया है लाइबिलिटी, तो इससे पहले कि मेरे को डिपार्टमेंट से नोटिस आए, मैंने अगर खुद नोटिस कर लिया है वो चीज, कोई भी मतलब डिस्क्रिपेंसी नोटिस कर ली है, और मेरे को पता है कि उस डिस्क्रिपेंसी के कारण मेरा लाइबिलिटी बनता है, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, कोई भी चीज का लाइबिलिटी बनता है, या मेरे को कोई ऑर्डर इशू हुआ है, तो उस रिस्पेक्ट में मैं क्या कर सकती हूँ, डीआरसी 03 के थ्रू वॉलंटरी पेमेंट कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, डीआरसी 03 के थ्रू वॉलंटरी पेमेंट कर सकती हूँ। तो कोई भी लाइबिलिटी मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ वाइल फाइलिंग माई एनुअल रिटर्न, वाइल फाइलिंग माई एनुअल रिटर्न, कोई भी लाइबिलिटी मेरे नोटिस में आता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसका वॉलंटरी पेमेंट उसके थ्रू, मतलब कोई लाइबिलिटी मेरे नोटिस में आया एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम, तो वो मैं कैसे डिपॉजिट कर सकती हूँ विद गवर्नमेंट बाय फाइलिंग डीआरसी 03। डीआरसी 03 के थ्रू मैं उसमें दिखा के पेमेंट कर सकती हूँ। तो डीआरसी 03 आई विल शो यू कि कैसे वॉलंटरी पेमेंट वगैरह होता है, दैट आई विल शो यू लेटर। ओके, फिर हमारा है एनुअल रिटर्न इज ऑल्सो नॉट अ डॉक्यूमेंट वेर इन न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी फर्निश्ड, इंस्टेड फॉर्म जीएसटीआर 9 ओनली क्यूरेट्स information already furnished through return in form GSTR 1, GSTR 3B and presents in a suitable manner for consideration by tax administration। तो अब बहुत सारे लोग मेरे से आके पूछते हैं ना कि मैम क्या हम जीएसटीआर 9 में, क्या हम जीएसटीआर 9 में नए टैक्स इनवॉइसेस दिखा सकते हैं क्या? तो हम कभी भी जीएसटीआर 9 में नया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। मेरा क्या होता है, कोई भी अगर टैक्स इनवॉइस, कोई भी मेरा टैक्स इनवॉइस वगैरह अगर छूट गया है, ठीक है, पूरे साल में मेरे कोई महीने का टैक्स इनवॉइस छूट गया है, तो प्रोसीजर क्या होता है कि दिसंबर का जब आप दिसंबर में जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करने वाले हो, उसके पिछले महीने, मान नवंबर तक, ठीक है, नवंबर में आपका जो भी इनवॉइस बचा हुआ है साल का, मान लो कोई, मतलब अप्रैल से लेके नवंबर तक आपका कोई भी, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपका कोई इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस आपका रह गया जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, आपको नवंबर में ये चीज पता चल रही है कि कोई टैक्स इनवॉइस आपका रह गया है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है,
तो अब नवंबर के जो नवंबर में आपकी जो जीएसटी रिटर्न फाइल होगी ना, GSTR 1 जो फाइल होगी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वो टैक्स इनवॉइस दिखा देना है, ठीक है। जो भी आपका बैक डेट का, जो भी बैक महीने का टैक्स इनवॉइस है, वो आपको नवंबर में सारा दिखा देना है। मतलब जो भी आपका रह गया है टैक्स इनवॉइस पूरे साल का, वो आप नवंबर में दिखा दो। और नवंबर से क्या होता है कि GSTR 1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होके मेरा GSTR 9 में आ जाता है, ठीक है। तो यहां से मेरा ऑटो पॉपुलेट होके वो फिर GSTR 9 में मेरे एनुअल रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो GSTR 1 और GSTR 3 भी से बहुत सारे डेटा ऑटो पॉपुलेट होते हैं GSTR 9 में। तो आप कभी भी न्यू इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आप GSTR 9 में नहीं डाल सकते हो। अब एक बात समझो, मान लो मैंने डायरेक्टली GSTR 9 में कोई टैक्स इनवॉइस शो कर दिया, ठीक है। मान लो कि मैंने GSTR 1 या GSTR 3 भी नहीं फाइल किया, डायरेक्टली मैंने, मेरे पास मेरा कोई सेल्स था, मैंने उसका टैक्स इनवॉइस डायरेक्टली दिखा दिया अपने GSTR 1 में। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा आप खुद सोचो। अगर मैं डायरेक्टली GSTR 9 में दिखा दूं, तो मेरा GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है वो डेटा GSTR 2A और 2B में, मेरे जो ITC स्टेटमेंट बनता है मेरे रिसिपिएंट का, उसमें ऑटो पॉपुलेट होता है। तो अगर मैं GSTR 1 में नहीं दिखाऊं, तो मेरे सामने वाले पार्टी को ITC मिल ही नहीं पाएगा। मेरे सामने वाले पार्टी को कभी ITC मिलेगा? उसका नहीं मिलेगा। अगर मैं डायरेक्टली GSTR 9 में कोई भी टैक्स इनवॉइस डिस्क्लोज कर दूं, और GSTR 9 समरी होता है, उसमें तो टैक्स मतलब पूरे साल का जो होता है मेरा डेटा, वो समराइज डेटा होता है, टोटल एग्रीगेट उसमें डालते हैं। तो आप टैक्स इनवॉइस भी मतलब अलग से, GSTR 1 में तो मेरा टैक्स इनवॉइस वाइज डेटा जाता है टर्नओवर का, तो उसमें तो अलग से मेरा मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ कि इस इनवॉइस से पर्टेनिंग ये वाला अमाउंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी टर्नओवर है तो आपने ऐड करके GSTR 9 में उसको दिखा दिया। द प्रॉपर मेथड इज कि आप पहले GSTR 1 में दिखाओ, उसके पिछले महीने मतलब दिसंबर में अगर हम खड़े हैं, तो आप नवंबर तक अपना GSTR जो भी 1 फाइल कर रहे हो, GSTR 1, उसमें आपका जो भी टैक्स इनवॉइस रह गया है पूरे साल का, वो दिखा दो। फिर GSTR 3 भी फाइल कर दो, और वहां से ऑटो पॉपुलेट होकर आपका एग्रीगेट टर्नओवर और जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपका GSTR 9 में आ जाता है। तो आप कभी भी डायरेक्टली जाके कोई भी नया, कोई भी इनवॉइस आपका छूट गया पूरे साल का, तो आप डायरेक्टली जाके GSTR 9 में नहीं उसको फाइल कर सकते हो, GSTR 9 में उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकते हो। द प्रॉपर वे इज फाइलिंग GSTR 1 बिफोर 1 मंथ, और उसके बाद आपका 3 भी फाइल कर दो, वहां से ऑटो पॉपुलेट होकर आपका GSTR 9 में डेटा आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू सबमिट एनुअल रिटर्न। अब आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया एनुअल रिटर्न, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? या तो आपने सबमिट ही नहीं किया, या तो आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया। तो सबसे पहले नोटिस टू डिफॉल्टर, सेक्शन 46 ऑफ CGST एक्ट provides where a registered person fails to furnish a return under section 39 or section 44 or 45, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed। तो अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, ठीक है, सेक्शन 39 आपका हो जाता है GSTR 1, 3B एंड एनुअल रिटर्न। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, GSTR 9 नहीं फाइल किया है, तो आपको क्या हो जाएगा, नोटिस इशू कर दिया डिपार्टमेंट क्या कर देगा, आपको नोटिस इशू कर देगा कि अगर आपने 31/12 तक सबमिट नहीं किया अपना एनुअल रिटर्न, ठीक है, 31/12/23 मान लेते हैं, ठीक है, 31/12/23 आई मीन 31/12/24, इस साल का तो 23-24 का, 31/12/24 तक आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको क्या हो जाएगा, विद इन मतलब आपको नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि विद इन 15 डेज आप क्या करो, यहाँ से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या करो, आप अपना रिटर्न फर्निश करो, ठीक है। तो ये आपको नोटिस इशू किया जा सकता है, ठीक है, टू फर्निश द रिटर्न विद इन 15 डेज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। नाउ द सेकंड इज लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग। अब आपने फाइल नहीं किया, ठीक है, आपको नोटिस मिल गया, बट आपका लेट फीस तो लगना शुरू होते, मतलब लेट फीस तो लगना स्टार्ट हो ही जाएगा ना। 31 दिसंबर तक का मेरा ड्यू डेट है, ड्यू डेट पे कोई भी फाइलिंग नहीं होती, तो आपका लेट फीस तो लगना शुरू हो ही गया। फिर उसके बाद आपको नोटिस वगैरह भी आ जाएगा कि आप अपना रिटर्न फाइल करो, ठीक है। तो सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ लेवाई ऑफ अ लेट फी ऑफ 100 per day for delay in furnishing annual return inform GSTR 9 subject to a maximum amount of 0.25% 0.25% of the turnover in the state or union territory, ठीक है। देखिए इसका लेट फी क्या होता है, लेट फी क्या होता है इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न, आपका 100 रुपीज पर डे ऑफ डिले, ठीक है। तो 100 रुपया पर डे
100 पर डे ये होता है, 100 पर डे CGST एंड 100 पर डे SGST, ठीक है, वैसे होता है। तो 100 पर डे फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न। अब इसका मैक्सिमम अमाउंट कब कहाँ तक चार्ज हो सकता है? 0.25% ऑफ टर्नओवर। पूरे साल का जो टर्नओवर है ना, उसका 0.25% तक, ये मेरा हायर लिमिट है। 100 रुपया पर डे के हिसाब से मेरा चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, मैंने फाइलिंग नहीं की, मेरा 100 रुपया के हिसाब से चार्ज हो रहा है हर दिन। लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज हो सकता है? 0.25% ऑफ टर्नओवर, ये मेरा कैप लिमिट है कि मेरा यहाँ तक इतना मैक्सिमम मेरे से कितना लेट फी रिकवर किया जा सकता है, दैट इज 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी उस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर का जो मेरा टर्नओवर है उसका 0.25% तक मेरा चार्ज हो सकता है पेनल्टी, ठीक है, लेट फी। तो मेरा 100 रुपया पर डे के हिसाब से मेरा पेनल्टी मतलब लेट फी है, बट द कैप लिमिट इज 0.25% ऑफ द टर्नओवर। मेरा चार्ज कहाँ तक हो सकता है? 0.25% ऑफ द टर्नओवर तक मेरा चार्ज हो सकता है, ठीक है। चलो, सिमिलर प्रोविजंस फॉर लेवाई ऑफ लेट फी एग्जिस्ट अंडर SGST and UTGST Act 2017 on a combined reading of 47 subsection 2 and section 44 subsection 1 of CGST and state and union territory GST Act. A late fee of 200 per day, 100 under CGST law and 100 under SGST law could be levied, which would be capped to a maximum amount of 0.5%, 0.25% under the CGST law, 0.25% under the SGST or UTGST law of the turnover in स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो मेरा 100 रुपया पर डे ऑफ, मतलब 100 रुपया SGST, 100 रुपया CGST, दैट इज माई लेट फी। एंड अब कैपिंग कब तक कितने तक होगी? 0.25%, 0.25% अंडर द CGST लॉ, 0.25% अंडर द SGST लॉ ऑफ द टर्नओवर, मतलब 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इतना मेरा 200 तक का चार्ज हो सकता है पर डे का लेट फी, एंड देन 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो भी मेरा टर्नओवर है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि आप देखो एनुअल रिटर्न उसी पे एप्लीकेबल है जिनका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। तो अगर आप 2 करोड़ से ऊपर में भी 0.25% लगा दो, तो उसका भी कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है लेट फी का। तो दैट इज माई मैक्सिमम लिमिट कि आप 0.25% ऑफ टर्नओवर का चार्ज कर सकते हो लेट फी, दैट इज माई मैक्सिमम अमाउंट। एंड रेगुलर बेसिस पे मेरा पर डे के बेसिस पे कितना है? 100 रुपीज पर डे ऑफ SGST एंड 100 रुपीज पर डे ऑफ CGST, दैट मीन्स 200 रुपीज पर डे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके इसके अलावा मेरा जनरल पेनल्टी का भी प्रोविजन होता है, जो पूरे के पूरे CGST एक्ट में लिखा है कि आप कोई भी कॉन्ट्रावेन कर रहे हो ना प्रोविजन CGST या SGST एक्ट का, GST लॉ का, तो आपका एक जनरल पेनल्टी लगता है, ठीक है। जनरल पेनल्टी लगता है अंडर सेक्शन 125, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन एज पर सेक्शन 125। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द provisions of this act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for under this act shall be liable for a penalty which may extend up to 25,000 rupees. An equal amount of penalty under the CGST UTGST Act would also be applicable. To sum up, a penalty of 50,000 could be levied, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोविजंस कॉन्ट्रावेन किया जाता है CGST या फिर SGST एक्ट का, तो अंडर सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी चार्ज होता है, जिसका उस मतलब वैसा पेनल्टी चार्ज होता है जिसका कोई भी एक्ट, मतलब पूरे एक्ट में ना जहां पे कोई भी पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं हो, उस केस में जनरल पेनल्टी मेरा लगता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये मेरा क्या था? ये मेरा लेट फीस था। व्हाट आई टोल्ड यू 200 पर डे, दैट इज माय लेट फीस, दैट इज नॉट अ पेनल्टी। तो मेरा पेनल्टी भी चार्ज किया जा सकता है जब भी मेरे को नोटिस इशू होगा ना, एंड इफ आई डोंट रिप्लाई टू दैट नोटिस एंड इफ आई डोंट फाइल माई एनुअल रिटर्न स्टिल, तो मेरे को डिमांड ऑर्डर इशू किया जा सकता है, और उस डिमांड ऑर्डर में मेरे पे पेनल्टी लगाया जा सकता है अंडर सेक्शन 125, ठीक है, फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ माई एनुअल रिटर्न। और पेनल्टी कितना होता है? 25,000 पेनल्टी होता है CGST एक्ट के अंदर, एंड 25,000 पेनल्टी होता है मेरा SGST एक्ट के अंदर मैक्सिमम। तो मेरा अप टू 50,000 पेनल्टी कुड बी लेवाइड। तो मेरा 50,000 तक का जनरल पेनल्टी भी मेरे को चार्ज किया जा सकता है अलॉन्ग विद द लेट फीस। सोचो कितना बड़ा अमाउंट हो गया, like 100 rupees per day. The cap limit is 0.25% of turnover, और 0.25% ऑफ टर्नओवर एज मैंने बताया कि जो एनुअल रिटर्न होता है 2 करोड़ से ऊपर वाले लोग के लिए होता है। तो अगर मैं 2.25% ऑफ 3 करोड़ भी करूं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसके साथ साथ मेरे पे पेनल्टी भी लगाया जा सकता है अप टू 50,000, ठीक है, अंडर सेक्शन 125।
Okay, it is important to note that to impose a penalty under section 125 up to 25,000, the ingredients such as willful default, etc., must be established by a process of adjudication, allowing a reasonable opportunity to the taxable person and not imposed as a matter of routine. मतलब कि डिपार्टमेंट डायरेक्टली आके आप पे 25,000 50,000 का पेनल्टी लगा नहीं सकता है, उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आपको एक वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, आपको बुलाएगा, आपके मतलब सोकॉस नोटिस इशू करेगा, आपको बुलाया जाएगा, ही विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपसे रीजंस लेगा वो कि आपने क्यों नहीं फाइलिंग की टाइम पे, एंड व्हेन ही इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रीजंस, जब आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया उसके बाद भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड, देन ही कैन लेवाई अ पेनल्टी ऑफ 25,000 और 50,000 एज द केस में बी। ओके, ठीक है, चलो। ओके, सो अब आगे चल के ना मेरा टेबल शुरू हो जाता है, प्रॉपर जीएसटीआर 9 का प्रैक्टिकल चीजें अब शुरू हो जाएंगी, मतलब अभी भी थ्योरी है, मैं आपको पहले टेबल्स कौन कौन से हैं पहले वो पोर्टल पे दिखाऊंगी, फिर मैं टेबल्स आपको यहाँ से बताऊंगी कि जो भी टेबल्स हमें फिल करने होते हैं, ठीक है, वो सब टेबल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाते हैं वो मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। दिस विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड सिंस दिस इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पार्ट इटसेल्फ, मतलब जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड है ये, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो ये सेशन हम इतना ही रखते हैं, एक जनरल ओवरव्यू आपको एनुअल रिटर्न का मिला होगा, किन लोगों को फाइल करना होता है, कितना पेनल्टी चार्ज होता है, क्या टर्नओवर लिमिट है, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आज आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है, मतलब जो टेबल्स वगैरह कौन कौन से हमें फिल करने होते हैं वाइल फाइलिंग आर जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न, वो चीज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डिटेल में, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ठीक है। तो आई hope that you found this session helpful and informative, and yeah, I'll see you in the next session. Till then, take care and goodbye.